क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक रिवीजन में जेंडर रिलीजन एंड कास्ट यानी आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के थर्ड चैप्टर और हमारे पहले चैप्टर में जेंडर रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर का नाम है। यहीं से आपको 3 हेडिंग मिल जाती है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स। और आपको चैप्टर पढ़ने के बाद 2 एक्स्ट्रा हेडिंग मिलती है, जहाँ पर एक है आपकी वुमेन एज रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी आपको मिल रही होती है कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स कास्ट को किस तरीके से यूज़ करती है इसको तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपकी कास्ट पॉलिटिक्स को किस तरीके से यूज़ करती है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को। तो क्विक रिवीजन है भाई, जल्दी जल्दी से समझ लो कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या है। हाँ, जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या है। तो आप ये देखते हैं कि बहुत पुराने समय से ही ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है कि जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही होंगी, वो घर के अंदर का काम कर रही होंगी, जैसे चाइल्ड केयर कर रही होंगी और हाउस वर्क कर रही होंगी। वहीं पर आदमियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया आप बाहर जाओ और कुछ काम धाम करो। साथ ही साथ इसीलिए जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसी कारण होता क्या है कि डिवीज़न ऑफ जो वेजेस हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। ना ही केवल यहाँ पर इनका काम डिवाइड हो रहा है बल्कि इनके पैसे भी डिवाइड हो रहे हैं, वेजेस भी डिवाइड हो रहे हैं। जहाँ पर आप देखते हैं कि महिलाएं जो कि घर का काम कर रही हैं वो अक्सर अनपेड रह जाती हैं और आदमी जो बाहर जाकर काम कर रहा है उनको अक्सर पेड जॉब मिलती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिलती है समाज के अंदर। साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि जो महिलाएं हैं ये क्या कर सकती हैं, ये इनको घर के अंदर तो अनपेड है तो इनको पेड वर्क करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है घर से, जैसे रूरल एरियाज़ में घर के बाहर या फिर दूसरे के खेत में जाकर उनके लिए काम कर रही होती है, जहाँ पर इनको तनख्वाह मिल रही होती है। और अर्बन एरियाज़ में भाई खेत तो है नहीं, तो अर्बन एरियाज़ में इनको ऐसे किसी डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में या फिर किसी कंपनी में वर्कर के रूप में, ऑफिस वर्कर के रूप में काम करना पड़ता है। हिस्टोरिकली आप ये देखते हैं कि जो वुमेन हैं इनका पब्लिक लाइफ में एज वेल एज जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल अरीना है, इसके अंदर इनका बहुत कम इंक्लूडमेंट रहता है। यानी जहाँ जहाँ पर डिसीजन मेकिंग रोल्स की बात आती है वहाँ पर आदमियों को ही डोमिनेटिंग सिद्ध कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यही क्या कर सकते हैं, आपका यही जो आदमी है यही केवल आपके लिए डिसीजन निकाल सकते हैं। अब आज महिलाओं के साथ इतना जब अत्याचार हुआ तो हुआ क्यों, ये सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन सिस्टम का। तो जो 54% एजुकेशन है वही केवल हमारी महिलाओं को मिल पा रही है, बाकी पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है वो तो 76% है। यानी एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है महिलाओं के साथ। इसी कारण से होता क्या है कि ना केवल एजुकेशन में बल्कि एम्प्लॉयमेंट में और सेफ्टी में भी महिलाओं को बहुत जगह दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और ट्रीटमेंट मतलब बॉयज़ के अनुसार इनको कम ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, यानी बॉयज़ को ज़्यादा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। वेज का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, यानी कि समान काम समान समय तक करने के बाद भी पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और महिलाओं को कम मिलता है। और ना केवल घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी इनको बहुत ज़्यादा सताया जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। अब इतनी ज़्यादा गलती इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव विद स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस विद अब आप ये भी देखते हैं कि इनकी जो हमने क्या कर दिया, हमारी जो महिलाएं हैं इनको हमने पॉलिटिकल किसी भी डिसीजन मेकिंग रोल में इनको कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिया। जब इनको हम लोग इन्वॉल्व नहीं किए तो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स थे उनके एक ये आ गया कि भैया हमारी एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है कि जब काम करने के बराबर काम करने के बाद भी इनको उतना सैलरी नहीं मिलती और पॉलिटी के अंदर भी, पॉलिटिक्स यानी हमारी जो राजनीति है उनके अंदर भी इनको जगह नहीं मिलती, तब क्यों ना हम लोग केवल बेटे ही पैदा करें। इसीलिए हमारे यहाँ जो लड़के हैं आदमी ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि भैया हमारे यहाँ लड़के पैदा हों, और लड़कियां पैदा होती है तो उनको पहले मार दिया जाता था, अब भी उनको उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। इसी कारण से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा घट गया है, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियां ही नहीं बची हैं जिससे वो लोग शादियाँ कर सकें और पॉपुलेशन बढ़ा सकें। अब पॉलिटिक्स के अंदर इन सारे जो इशूज़ थे इनको देखने के बाद क्या कर दिया गया, इनको देखने के बाद ऐसी डिमांड की गई भैया कि थोड़ा सा इनका भी क्या किया जाए, इनका भी जो पोजीशन, पावरफुल पोजीशन है इसके अंदर भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। और इससे क्या हो जाएगा, इससे इनकी जो परेशानियाँ हैं ये खुद एड्रेस कर सके, इन परेशानियों को ये दिखा सके सबको इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब 2019 का क्या हुआ, चुनाव हुआ, तो लोकसभा और सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर आप देखते हैं कि अभी भी केवल 15% महिलाओं को ही सीट मिल पाई, यानी 15% महिला हैं जहाँ पर 85% पुरुष हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल तरीका है। ये हो गया आपका वुमेन की तारीफ़। अब बात कर लेते हैं हम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की। तो हम देखते हैं कि जो गांधी जी हैं इन्होंने बहुत सारी बात कर रखी है इस बारे में। ये ऐसा कहते हैं कि जो आदमी है इसको पूरे का पूरा राइट देना चाहिए, कोई आदमी हो या उसका पूरा ग्रुप हो तो उसका पूरा राइट देना चाहिए कि अगर वो माइनॉरिटी से है और उसके रिलीजन में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने रिलीजन को बचा सके, अपने रिलीजन का पक्ष ले सके। लेकिन साथ ही साथ आप देखते हैं यहाँ पर भी महिलाओं को बड़ी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं भैया, तो दिक्कतें ये हैं कि यहाँ पर धर्म को सबको मानने की जो दी जा रही है राइट वो तो दी ही जा रही है, लेकिन धर्म के अंदर भी महिलाओं को पूरा तो इक्वालिटी नहीं है। आप ये देखते हैं कि कई सारे फैमिली लॉज हमारे यहाँ हैं, इनके कारण होता क्या है कि जो रिलीजियस स्थान है जैसे मस्जिद इत्यादि पर भी महिला, जो मुस्लिम महिला हैं उनको भी नहीं जान दिया जाता है। यानी
आप देखते हैं कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेंस का उन्हीं के धर्म के अंदर। तो इसी कारण जब वुमेन्स मूवमेंट हुआ तो इन्होंने ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया कि भैया हमारे आपके जो फैमिली लॉज है इसके कारण हमको हमारे रिलीजन को ही फॉलो नहीं किया करने दिया जा रहा है, यहाँ पर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो हम ऐसी आपसे डिमांड करते हैं कि आप इन लॉज को चेंज करिए और इक्विटी कह रहा हूँ, इक्वालिटी दीजिए हमको भी, पुरुषों के मुकाबले हमारा कम से कम हमारा धर्म तो मानने की दे दीजिए। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म के अंदर आप देखते हैं कि नेशन है, यहाँ पर कम्युनिटी जो है सबसे अपर मोस्ट पार्ट को देती है, लेकिन रिलीजन की बात करूँ तो जो नेशन है ये एक बेसिक्स है, जो रिलीजन है वो नेशन का बेसिक्स है। अब ये जो है जब कहीं पर भी आप देखते हैं जो पॉलिटी है वो रिलीजन के आधार पर होने लगे, यानी कहीं पर जो राज्य जो देश है वो किसी रिलीजन के लिए बने, समझ रहे हैं, यानी किसी रिलीजन की मदद पाकर बने या फिर किसी रिलीजन के लिए बने, तब आप देख सकते हैं कि उस देश के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए हमारा देश कहता है कि भैया ये सारी दिक्कतें तो मुझको झेलना ही नहीं है, तो मेरा जो देश रहेगा वो सेकुलर स्टेट रहेगा। तो भारत जो कहता है हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और मैं किसी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट ही नहीं करता। साथ ही साथ ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी अपने रिलीजन को समझना चाहता है, उसको मानना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है तो बिल्कुल बढ़ा सकता है, सबको छूट है। लेकिन अगर आपने धरातल पर कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी किसी को फोर्सफुली अपना धर्म मनवाने के लिए कहा, तब आपके साथ दिक्कत हो सकती है, तब आपकी कम्युनिटी, तब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके रिलीजन के अंदर घुसपैठ कर सकता है, भैया अंदर घुस सकता है। अब अगला आता है आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स का। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि इंडिया जैसे देश के अंदर जो पॉलिटिक्स है ये तो बहुत ज़्यादा निर्भर है कास्ट पर, और आपको ये भी कहा जाता है कि आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। और इसीलिए जो पावर डायनेमिक्स का रिलेशनशिप है हमारी सोशल जस्टिस, और वो भी बेसिकली कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये क्या हो जाता है समझने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कास्ट इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो आप देखते हैं कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम है इसके अंदर हेरिडेटरी सोशल स्ट्रक्चर चल रहा है, यानी अगर आपके पिता जो हैं वो ब्राह्मण थे तो आप भी ब्राह्मण ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब पंडितों वाला काम करेंगे तभी आप ब्राह्मण होंगे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिवीज़न हुआ करता था, यानी जो पंडिताई करेगा, जो पंडितों के बारे में बताएगा, सबको ज्ञान बताएगा, वो ब्राह्मण होगा। जो ट्रेड कर रहा होगा वो वैश्य होगा, जो रक्षा कर रहा होगा क्षत्रिय होगा, सेवा कर रहा होगा शूद्र होगा। तो पहले ऑक्यूपेशन के आधार पर डिवीज़न था, अब हेरिडेटरी डिवीज़न हो रहा है। इसी कारण होता क्या है कि जो अपर क्लास ग्रुप हैं वो लोअर क्लास कास्ट जो हैं, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, भेदभाव कर रहे होते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद ज्योतिबा बाई फुले, महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार जैसे लोगों ने अपनी अपनी स्किल, अपनी नॉलेज की मदद से अर्बनाइजेशन कर और एजुकेशन लाकर इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी किया और इसको बहुत हद तक कम भी कर डाला है। इसीलिए क्या हो गया है, जो ये जो हायरार्की है ट्रेडिशनल कास्ट की, इसका थोड़ा थोड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहाँ पर आप देखते हैं डिस्पाइट प्रोग्रेस, अब आप ये देखते हैं कि भले ही ये थोड़ी सी कम हो रही है, भले ही इसको थोड़ा सा तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि हमारा जो कंटेम्प्रोरी इंडिया है, हमारा जो देश है, इसके अंदर भी आप देखते हैं कि अभी भी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपनी कास्ट के लोग से शादी करा रहे हैं। मैरिज पैटर्न आपको अभी भी सेम देखने को मिलता है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी आपको अभी सेम ही देखने को मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा कम हुआ है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाया है ये। अब कास्ट इक्वलिटी, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कास्टिसिज्म है ये इस चीज़ पर हाँ, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इस समय कास्टिसिज्म है ये अब डिपेंड हो रहा है, सबको लगता है कि भाई मेरी जैसी कास्ट होगी यही डिटरमाइन करेगा, यही बताएगा कि मेरी सोसाइटी में, मेरी कम्युनिटी में मेरी कितनी ज़्यादा इज्जत है, मेरा कितना ज़्यादा रौला है, मेरा कितना ज़्यादा ऑरा है, ये आप सबको लगता है कि मेरा कास्ट ही बताएगा। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मैं शूद्र हूँ तो मुझे कम इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या काम कर रहे हैं इसके आधार पर जाति बटी हुई थी। पॉलिटिक्स के अंदर भैया जब कास्ट की बात आती है तब जो हमारे गवर्नमेंट हैं वो कैंडिडेट खड़ा करने में कोई भी दिक्कत नहीं छोड़ते, पूरी चालाकी दिखा रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही होती है, वो अपने उसी जो कास्ट है उस किसी एरिया का उसी का कैंडिडेट वो क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर कहीं पर मान लीजिए शूद्र जात के लोग हैं तो वहाँ पर शूद्र कैंडिडेट ही खड़ा कर देंगे, जिससे होगा क्या कि उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा होगा और साथ ही साथ जो कास्ट सेंटिमेंट लोगों के अंदर भरा हुआ है इसको वो अट्रैक्ट कर पाएगा, अपील कर पाएगा कि देखिए जी आपकी ही जात का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया है, तो भले ही कुछ काम करे चाहे न करे आपको इसको जिताना ही पड़ेगा। इससे होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो बनने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन जब से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे चीज़ें आई हैं और 1 पर्सन 1 वोट जैसे टर्म्स आए हैं, इससे क्या हो गया है, इससे ये जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है ये थोड़ा सा
बढ़ा है और लोगों के अंदर ये जो प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड कास्ट सिस्टम का सेंटीमेंट था इसके लिए अब लोगों के अंदर थोड़ी कॉन्शियस आई है, लोगों के अंदर थोड़ी सी समझ भी उपलब्ध हो गई है, लोग थोड़ा समझने लगे हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके क्षेत्र में केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ तो मुझे सस्ते में टिकट मिल जाएगा या फिर मुझे बड़ी इज्जत के साथ टिकट दिया जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। केवल कास्ट ही मैटर नहीं करता पॉलिटिक्स के अंदर, आपके पास कुछ और फैक्टर्स भी होने चाहिए अगर आपको किसी क्षेत्र में टिकट चाहिए। जैसे आपको जिस पार्टी से टिकट चाहिए उसके प्रति आप लॉयल होने चाहिए, साथ ही साथ आपको जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी पैसा रुपया भी आपके साथ होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है आपकी वो भी उस क्षेत्र में बहुत समय से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होगी, तभी उसके जीतने के चांस बढ़ते हैं। और बात करें अब कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स को यूज़ करती हो, तो आप देखते हैं कि हाँ पॉलिटिकल में अब आप देखते हैं कि जो हमारी पॉलिटी है ये कास्ट के ही आधार पर क्या कर देती है, एक पूरी कास्ट की आइडेंटिटी जो है उसी को पॉलिटिकल अरीना में लेकर चली जाती है। जो राजनीतिक जंग चल रही है, राजनीतिक युद्ध चल रही है, इसमें जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट की बात हमको करनी चाहिए वहाँ पर हम लोग कास्ट की बात कर रहे हैं भैया, ये आप देख लीजिए। इससे होता क्या है कि जहाँ पर हमारा संविधान बनाया गया था, जहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाती गई थी उसके लिए कि कास्ट का रिटर्न हो सके, कास्ट से बचाया जा सके, कास्ट को ख़त्म किया जा सके, वहाँ पर पूरी जो गवर्नमेंट है वही कास्ट पर डिवाइडेड है, यानी कास्ट से ही बनकर आई है। जिस जात की उसने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया था तो उन सबको पता है भैया अगर उस जात का नहीं खड़ा किए होते तो हमको हमारी गवर्नमेंट ही नहीं बनती। अब ये आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्ट है बड़ा डाइवर्स रोल प्ले करती है। इससे होता क्या है, कम्युनिटीज़ को थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी मिलती हैं। जैसे दलित और ओबीसी जैसी कम्युनिटी हैं, ये क्या चाहती हैं, ये चाहती हैं कि इनका डिमांड ये है भैया अगर मैंने तुमको अपनी जात के आधार पर खड़ा किया है तब तुमको मुझको कुछ पावर्स देनी होंगी, मुझको कुछ रिसोर्सेज देने होंगे, केवल इस आधार पर कि मैं तुम्हारी जात का हूँ। यानी आप देखते हैं कि ना केवल पॉलिटिक्स ही जात को यूज़ कर रही होती है अपने लेवल पर, बल्कि जात भी पॉलिटिक्स को यूज़ कर रही होती है। अगर कोई गवर्नमेंट खड़ी करती है कैंडिडेट ये सोचकर कि यहाँ की जात हमको जिता देगी, तो जात भी उसको वोट इसी नाम पर देती है कि अगर मैं इसको वोट दे दूंगा कि तो ये मेरी जात का है और मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब भी मेरी SC ST OBC होने के नाम पर मुझको कई सारे रिसोर्सेज, कई सारी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो ये सब चल रहा है ये बहुत अच्छी बात नहीं है, हमको आपको पता है, तो इसके कुछ मतलब बहुत कम पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। इससे होता क्या है कि रिलीजन के अंदर जब पॉलिटिक्स की बात आ जाती है तो कास्ट आइडेंटिटी कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, जो रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स चल रही है, कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स चल रही है, ये हमारी जो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट थी, हमारी डेमोक्रेसी की जो भावना थी, इसके लिए बहुत अनहेल्दी है। जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जब गवर्नमेंट बननी चाहिए तो वो क्या करे, गरीबी को दूर करने की बात करे, डेवलपमेंट लाने की बात करे, करप्शन को कम करने की बात करे, वहाँ पर उसका पूरा समय इसी में बीत जाता है कि इस जात का काम किया हूँ तो मुझे इस जात के लिए काम करना ही पड़ेगा। और इसमें एक और दिक्कत क्या है कि जो कास्ट डिवीज़न हो रहा है तो इससे होगा क्या कि जो पार्टी है वो अगर उसी जात से बनकर आई है, उसी जात का मेजॉरिटी में वोट पाकर आई है, तो इससे होगा क्या कि जैसे हम लोगों ने श्रीलंका के अंदर देखा था कि सिंघाला कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी थी, इसीलिए तमिल और सिंघाला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। इसी तरीके से जब हमारे देश के लोगों को पता चलेगा कि भैया हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर ब्राह्मण है, इसीलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया गया और इसको जिता दिया गया, तो जो वहाँ पर माइनॉरिटी में है और जो मेजॉरिटी में है इनके बीच में टेंशन हो सकता है, यानी विवाद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और साथ ही साथ वायलेंस भी हो सकता है, मार धाड़ भी हो सकती है, जैसे श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ। और इसके कारण हमने जो सोचा था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर ब्रॉडर डेवलपमेंट कर पाएगी, पूरी क्षेत्र की सोसाइटी को एक साथ लेकर आगे बढ़ पाएगी, डेवलपमेंट कर पाएगी। इससे हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, इससे हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ये है आपका आज का चैप्टर, ये है आपकी पूरी की पूरी कहानी। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्विक रिवीजन दे दिया हूँ भैया, मुझे नहीं पता कितना जल्दी दिया हूँ, लेकिन आशा करता हूँ बहुत अच्छी से दिया हूँ और बहुत जल्दी भी दे दिया हूँ। तो अगर आपको क्विक रिवीजन अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पूछने से पहले ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि आपने इसकी जो लंबी वाली क्लास है उसको देख रखा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने मल्टीपल रिवीजन्स के साथ और बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत ज़्यादा प्यार से आप लोगों को समझाया है। तो उसको देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहाँ के कमेंट सेक्शन में या यहाँ के भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए, मिलता हूँ अगली क्लास में। बहुत 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 धन्यवाद।